Hello friends, this is Satish Maurya and welcome to in my YouTube channel in all chemistry। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ओके। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हर जगह यूज़ होता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ा जाता है, इसका यूसेज कहाँ कहाँ है और क्यों पढ़ा जाता है, और बॉन्डिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहले हम जानते हैं कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecules and why atoms to make a bond। ठीक, पहले हम जान लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू एटम्स combined to form molecule। ठीक, नेक्स्ट वाला, why do atoms मेक बॉन्ड। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, और जो एटम्स होता है वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, वो सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? ठीक, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? वो होता है जब दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और दोनों एटम्स को होल्ड करते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और दोनों एटम्स को होल्ड करते हैं तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या, पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms to hold together is called the chemical bonding। ठीक, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके वजह से हमारा केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होता है। चलो थोड़ा इसको हम और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ठीक, मान लो यहाँ पे एक एटम्स है। एटम्स के पास क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। एक न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहेगा। मान लो न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। मान लो ये एटम्स है, एक एटम्स ये हो गया। ठीक, फिर दूसरा एटम ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट। ठीक, ये भी एक क्या है? एटम्स। ओके बच्चों। ठीक, जब दो एटम्स को हम क्या करेंगे? पास ले आएंगे। जब दोनों एटम्स को हम पास लाएंगे तो दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे कह लें जो इसका न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? ये मान लो एक न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों क्या होते हैं? अपोजिटली चार्ज होते हैं। जब अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, बाय नेचर भी जानते हैं, बाय नेचर
दो अपोजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक, तो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्शन होगा तो इनके बीच में क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच में होल्डिंग होगा, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो जब पकड़ के रखेंगे तो उसे ही हम कहते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये तो हम समझ गए। ठीक, इसमें और कुछ क्या हो सकता है। ठीक, ये तो हम कह दिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा है, लगता नहीं कि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होना चाहिए। कैसे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। तो जब सिमिलर चीज़ भी तो आ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, दो सिमिलर चीज़ आ रहे हैं, थिंग्स आ रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहे हैं। तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अगर नेगेटिवली चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना चालू करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना चालू करेंगे। ठीक, जब रिपेल करना चाहेंगे तो क्या होगा, दोनों एटम्स फिर से दूर दूर जाना चाहेंगे, दोनों एटम्स फिर से दूर दूर जाना चाहेंगे। बट एटम्स को स्टेबल होने के लिए, एटम्स को स्टेबल होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है। तो ऐसा कह सकते हैं, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे, तभी जाके एटम्स स्टेबल हो पाएंगे, तभी जाके एटम स्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि तभी जाके एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब क्लोज आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, तो ये जाके स्टेबल होंगे इनका, तब जाके एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम होगा, तब जाके ये स्टेबल होंगे। ठीक, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, तो अब क्या करें, इतना तो समझ गए। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड में समझते हैं हम लोग। ठीक, ये तो हो गया। देखो क्या होता है, ये हो गया एनर्जी, किलो जूल पर मोल में ले रहा है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये हो गया इंटरमोलिकुलर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ओरिजिन को क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों। हमारा जो ओरिजिन है ये है हमारा ओरिजिन, ये नहीं, ये तो नेगेटिव में है, ओरिजिन ये हो गया, तो इसके नीचे वाला पार्ट सारे क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। ठीक, ओरिजिन हमारा ये वाला एक्सिस है, ये वाला नहीं। ठीक, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। पहले क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होता एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगा, फिर वहाँ से कर्व घूमते हुए कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक, कुछ ऐसे बन जाता है। तो क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस वाले पॉइंट पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ओके, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ठीक, जैसे मान लो ये है कोई एटम्स, दूसरा एटम्स ये है। ठीक, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। ठीक, दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लो अभी आर या डी मान लेते हैं। ठीक, तो ये होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैक्सिमम है। कैसे, इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा,
मैक्सिमम होगा डिस्टेंस पे, तो जो एटम्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे, जो एटम्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे। ठीक, एटम्स जो होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे। सपोज करो अभी यहाँ पे एटम्स इतने डिस्टेंस पे है, मेंटेन है। ठीक, यहाँ पे है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक, अब जैसे जैसे हम इस ग्राफ पे चलते चल रहे हैं, जैसे जैसे हम इस ग्राफ पे चलते चल रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इधर जाएंगे डिस्टेंस कम होगा। ठीक, डिस्टेंस कम हो रहा है और यहाँ पे देखते जा रहे हैं। ठीक, एनर्जी भी कम हो रहा है, डिस्टेंस कम एनर्जी कम। अब इस पॉइंट पे चेक करें, अगर इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अपन, तो ये दोनों जो एटम्स अभी थोड़ा डिस्टेंस थे, अब ये थोड़ा सा और कुछ क्लोज आ चुके होंगे, कुछ और क्लोज आ चुके होंगे। ठीक, ऐसा कुछ। अब क्या होगा, फिर ऐसे चलते चल रहे हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी मिनिमम है, वो यही पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एटम्स एक दूसरे से कोलाइड कर चुके होंगे। दैट मीन्स दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो चुका होगा, ऐसा कुछ। और जब भी दो एटम्स एक दूसरे से कोलिजन या ओवरलैप कर चुके होते हैं, तो उनका क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम है और डिस्टेंस भी दोनों के बीच में मिनिमम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनर्जी मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम, तो ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और सबसे स्टेबल फॉर्म में होंगे। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये स्टेबल होंगे, तभी जाके ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, स्टेबल होंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, इस पॉइंट पे अनस्टेबिलिटी है, इस पॉइंट पे अनस्टेबल है, एनर्जी सबसे हाई पॉइंट पे है, एनर्जी काफ़ी हाई है यहाँ पे। अब जैसे जैसे इधर हम फिर से बढ़ते जा रहे हैं, क्या होगा, एटम्स फिर से एनर्जी बढ़ता जाएगा। जब भी कभी एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा तो एटम्स फिर अब क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल होना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अभी अट्रैक्ट हो रहे थे, अब दोनों के एनर्जी कम होते जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो क्या होंगे, एटम्स रिपेल करने लगेंगे। जब रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और जब दूर जाने लगेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक, अनस्टेबिलिटी के तरफ बढ़ते जाएंगे और ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट पे एटम्स कभी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर ही नहीं सकते, हमेशा एक दूसरे से अपोजिट ही रहेंगे। ठीक, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और स्टेबिलिटी यहाँ होगा नहीं, एटम्स हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। दैट मीन्स हमेशा एटम्स के फॉर्म में बने रहेंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कभी आ नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ में समझ में आया। ठीक, अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, 1/स्टेबिलिटी के, 1/स्टेबिलिटी के। ठीक, स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी जब सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। एनर्जी जब मैक्सिमम कर देंगे, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ओके, ये कुछ पॉइंट है। ठीक, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक, और जब भी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, तब जाके सिस्टम क्या करेगा, स्टेबल फॉर्म में आ पाएगा। ठीक, ये आ गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं और दूसरी तरीके से समझते हैं क्या, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो हमारे 8th वाले ग्रुप वाले एटम्स होते हैं, 8th वाले, तो उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे हैं हम। 8th वाले ग्रुप वाले जो एटम्स होते हैं,
लुईस, कॉजल लुईस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कॉजल लुईस, ठीक ठीक। अब देखो कॉजल लुईस क्या होता है। कॉजल लुईस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला केमिकल बॉन्डिंग में अपना कुछ रूल्स दिए थे। वो ये दिए थे कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये देखे कि जो 8th ग्रुप के एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में वो नॉन रिएक्टिव थे, वो नॉन रिएक्टिव थे। 8th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से थे? नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? क्या था? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p, 5p6, 6s2, 6p6, ठीक। ये था 2 3 4, ठीक है, ये था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, ये 8th ग्रुप के एलिमेंट थे जो नॉन रिएक्टिव थे, जो नॉन रिएक्टिव थे। तब ये पता चला कि ये नॉन रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये अपने स्टेबल फॉर्म में बने हुए हैं, ये अपने स्टेबल फॉर्म में बने हैं, जिस वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। जब इसके फिर क्या किया गया कि इसके जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स चेक किया गया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाया गया। क्या कितना पाया गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पाया गया तो देखा गया कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर क्या बोल दिया गया कि ये इसीलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट मीन्स they have 8 electrons in their outermost cell, ठीक। ये हो गया। तो क्या किए लुईस साहब ने कि जो रिमेनिंग एटम्स थे और जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे उसको क्या किए कि वो एक कह दिए कि अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए या तो ट्रांसफ़र करके या शेयर करके, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो बस यही लुईस का फंडा था, ठीक। और क्या पॉइंट क्या है? ये हमेशा क्या बोले जाते हैं इसे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दे हैव नॉन रिएक्टिव, ये हो गया, दे हैव नॉन रिएक्टिव। ये तो हो गया। एक एक्सेप्शन देखा गया कि जो हीलियम था, हीलियम वो भी नॉन रिएक्टिव था, जो हीलियम था वो भी नॉन रिएक्टिव था, बट उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट ये भी नॉन रिएक्टिव था, ठीक। हीलियम भी, ये देखा गया, ठीक। तो इतना कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ से ऑक्टेट रूल आ गया, ऑक्टेट रूल क्या था? ऑक्टेट रूल ये था, अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक। तो ये था ऑक्टेट रूल, ठीक, ये था ऑक्टेट रूल। अब हम चलते हैं क्या कि अब हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं।
हाउ टू ड्रा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उस पर चलते हैं हम फटाफट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, उससे पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कैसे हमें ड्रॉ करना है, ताकि हमें थोड़ा सा इजीली ड्रॉ कर सके हम। ठीक, पहला पॉइंट, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा उसका हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा हम उसे सेंट्रल एटम मानेंगे। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो होगा उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम मानेंगे। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करेंगे हम, सेंट्रल एटम उसे सपोज करेंगे, सेंट्रल एटम ले लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम आ गया, इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो एटम्स बचेंगे हम उसे सेंट्रल एटम से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, जो रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग एटम्स, उसे हम सेंट्रल एटम से ज्वाइन कर देंगे। द रिमेनिंग एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उससे बनाने के बाद हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड मेक विद द सेंट्रल एटम से हम सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे सराउंडिंग एटम्स का। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, किसका, जो हमारा सराउंडेड एटम होगा। ऑक्टेट कंप्लीशन टू द सराउंडेड एटम्स। ठीक, जब हम ऑक्टेट कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल वाला एटम होगा उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे। उसका कैसे कराएंगे, टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द सराउंडेड एटम। ओके, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं हमें कैसे निकालना है। ठीक, एग्जांपल नंबर वन क्या ले ले, चलो CO3 2- का ले ले रहे हैं। इसका कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 3, 6। ठीक, 2- का मतलब होता है, 2- का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा में है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा में है तो ऐड कर दें, +2 कितना आ गया, 18, 4, 22, 22 + 2 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें फिलअप करने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम सेंट्रल एटम मानना है। देखो अब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कैसे चेक करते हैं, इधर देखो, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, ये हो गया, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
इंक्रीज होता है और नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब इस ग्रुप में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन का सबसे कम एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और आयोडीन का सबसे कम एज कम्पेयर टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक, तो इसमें कौन सा सेंट्रल एटम हो जाएगा, कार्बन। कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हम क्या करेंगे, कार्बन को सेंट्रल एटम मान लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला रिमेनिंग एटम्स जो बच रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम से लिंक कर देंगे, सेंट्रल एटम से लिंक कर देंगे, कर देते हैं। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम से सराउंडेड एटम के पास। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम सराउंडेड एटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं। ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। अभी अभी हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जाके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सराउंडेड एटम का। अब हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया, अभी सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, किसी भी ऑक्सीजन से जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर दें तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, 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 यहाँ पे चिपका दिए, यहाँ पे चिपका दिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ये वाला शिफ्ट कर दिए थे तो ये क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखो कार्बन का भी पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो रहा है, 2 4 6 8 6 8। इसके बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा था तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दिखा देंगे। आया बच्चों समझ में, ठीक आया, ऐसे करेंगे। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देख ले रहे हैं कैसे निकालते हैं। मान लो हमें दिया है XgF4 का हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फटाफट फटाफट। जेनॉन किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है बच्चों, 8th, फ्लोरीन 7th। ठीक, 7 कितने हैं, 4 फ्लोरीन है, यहाँ 7 से हो गया है मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ा 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36 इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट यहाँ बनाते हैं 36। पहले हमें क्या करना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम सेंट्रल एटम मान लेंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ज़ेनॉन। फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका होता है। ठीक, ज़ेनॉन का हम क्या मान लिए, सेंट्रल एटम। इसके बाद सराउंडेड में इसके लगा दिए फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। फिर हमें क्या करना है, बॉन्ड बना देना है, बॉन्ड बना देना है। लो हम बॉन्ड बना दिए। ठीक, इसके बाद सराउंडेड एटम का क्या कर देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद यहाँ पे बाकी लगा दिए इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या किए, कंप्लीट करा दिए यहाँ से। अब ज़ेनॉन बच रहा है, ज़ेनॉन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कराएंगे, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट है। तो नीड ही नहीं है कोई फिर से बॉन्ड बनाने का। तो ये हो जाएगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आए समझ में बच्चों।
तो ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आज के लिए फिर इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे आगे करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।